मैं आया था अमृता प्रीतम को पढ़ने, बट मुझे बीच में दुष्यंत याद आने लगे, तो शुरू पहले दुष्यंत से करते हैं। दुष्यंत की एक कविता, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, सबने पीडीएफ दे दिया है, कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, पास होंगे आगे निकलेंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। ये मैं भी फेलियर हूँ, मैंने नंबर अपने जोड़ लिए हैं और मैं फेल कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी है और हमारे जैसे जितने भी हैं मेरे दोस्त मेरे यार उन सब के लिए है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडहर के हृदय से, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है, दुख नहीं कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो, आकाश से छाती तो है। मैं आया था अमृता प्रीतम जी को पढ़ने। कोई कविता अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो समझ आती है, उसको अपने से कनेक्ट कर पाते हैं, बट अगर कविता के पीछे की स्टोरी पे जाते कि ये कविता क्यों लिखी होगी, अगर वो स्टोरी में पता हो तो कविता हमारे लिए और ज्यादा सार्थक हो जाती है। और जैसे मेरा एक दोस्त आया था, वो सिगरेट पे कविता पढ़ा था, अमृता प्रीतम जी ने भी एक सिगरेट पे कविता लिखी है, और इसके पीछे की कहानी ये है कि अमृता प्रीतम को किसी से मोहब्बत हो गई थी, उनका नाम था साहिर लुधियानवी। साहिर उनके घर आते थे, कमरे में बैठते थे और बातें जो होती थी वो बातों में सिर्फ खामोशी थी। साहिर सिगरेट जलाते थे, सिगरेट पीते रहते थे और जब सिगरेट की डब्बी खत्म हो जाती थी वो चुपचाप उठकर चले जाते थे। साहिर के जाने के बाद अमृता उस सिगरेट के बर्ड्स को उठाती थी और उसे वैसे ही अपनी उंगलियों से पकड़ती थी। अमृता उसमें कहती थी कि जब मैं उस सिगरेट के बर्ड्स को अपने हाथों से पकड़ती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं साहिर की उंगलियों को पकड़ रही हूँ। जब उस सिगरेट को जलाकर वो अपने होठों से लगाती थी तो लगता था कि उनके होठ साहिर के होठ से लग रहे हैं। और इस पे फिर अमृता उस सिगरेट पे एक कविता लिखती है जो मैं साझा करना चाहता हूँ। यह आग की बात है, यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है, यह जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़ कर कोई हिसाब लिखता रहा, 14 मिनट हुए हैं इनका खाता देखो, 14 साल ही हैं इस कलम से पूछो, मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा, धरती गवाही देगी धुआं निकलता रहा, उम्र की सिगरेट जल गई, उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में कुछ हवा में, देखो यह आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इस कुएं की आंच तुम्हारी उंगली न छोड़े, जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ,
अब और सिगरेट जला ले। चूंकि अमृता पहले से शादीशुदा थी तो साहिर और उनके बीच की जो रिश्ते थे उनको नाम नहीं मिले। उन्हीं पे साहिर ने एक गाना अमृता के लिए ही लिखा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये साहिर ने उनके लिए लिखा था। फिर हुआ कि अमृता की जिंदगी में एक और शख्स आए, इंद्रजीत इमरोज। वो तस्वीर बनाते थे। अमृता अपनी कविताओं के जरिए उनसे बातें करती थी, वो अपने तस्वीर के जरिए अमृता से बातें करते थे। ये आजाद भारत में पहला ऐसा कोई कपल था जो 40 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहा था। जब हम लिव इन रिलेशनशिप का सोच नहीं सकते थे, हमारा समाज वैसा नहीं हुआ था। खैर हुआ तो आज भी नहीं है, बट उस टाइम तो और नहीं था। अमृता पता नहीं वो इमरोज को एक्सेप्ट कर पाई कि नहीं कर पाई। जब इमरोज उन्हें छोड़ने जाते थे उनके ऑफिस, तो अमृता इमरोज के पीठ पर साहिर लिखती थी और इन्हीं चीज़ों से इमरोज को उनसे प्यार था। तो आखिरी में जब अमृता अपनी जिंदगी की आखिरी जो कविता लिखी थी वो इमरोज के लिए लिखी थी और वो कविता बहुत 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 फेमस है। मैं वो भी पढ़ना चाहूँगा। ये शायद वादा करती हैं अगले जन्म के कि अगले जन्म में मैं भी मिलूं या फिर जो भी मैं तुम्हें फिर मिलूं। कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। एक और कविता है। मैं जब कविताएं पढ़ रहा था, मैं राइटर को नहीं जानता था। नए राइटर हैं, हमारे जमाने के राइटर हैं, शाश्वत नाम है उनका। जब मैं वो कविता पढ़ा मुझे लगा कि ये कविता साझा करनी चाहिए। इस कविता का भावार्थ यह है कि अगर हम किसी अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं तो मर्द होकर हम प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम करने के लिए हमें स्त्री बनना पड़ेगा। और इस पे ये कविता लिखी गई है कि आज के दिन और सिर्फ आज के दिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बताऊं कि सारी बातें जो प्रेम के सबसे सुंदर दौर में कही जाती है पुरुष द्वारा, वो स्त्री बनकर कही जाती है। यकीन मानो, हर बार तुम्हारी गोद में तुमसे कसमे वादे खेलते वक्त मैं मन से स्त्री होता हूँ। मुझे माथे पर माँ की बिंदी और आंख में बहन का काजल महसूस होता है। मुझे मेरे बाल कमर तक महसूस होते हैं और ध्यान वादों से ज्यादा बाल पर जाता है। कितनी मुश्किल होती होगी गर्मियों में कि तुम रोने से पहले सोचती हो क्या काजल या आईलाइनर के बारे में। भरा हुआ दिल, लक लक छाती का भार, कंधों के दोनों तरफ दाग, कॉन्ट्रास्ट में उलझा हुआ मन, और तो और सड़क पर यह भी लगता है जैसे हर शख्स मुझे ही देख रहा है। उनका यूं घूरे जाना मुझे नहीं पसंद। ओह, मैं कितना सोच रहा हूँ कोई बताए मुझे कि मुझे प्यार करना चाहिए। हिसाब मैं तुमसे मिलने नहा धोकर आता हूँ,
ब्राह्मण पिता रोज की तरह टीका सजाते हैं मेरे माथे पर, जो झका झूमर में शायद तुम्हारे दुपट्टे के कोर पर रच बस जाता है। और अंततः उस पिता के तिलक का माँ के बिंदी होने के बीच एक खूबसूरत बात यह है कि सारी बातें जो प्रेम के सबसे सुंदर दौर में कही जाती है पुरुष द्वारा, वो स्त्री बनकर कही जाती है। तुम्हें पता है कितनी बार मैं अपना शरीर निहाल हो जाता हूँ। 10वीं की बायोलॉजी पर जोर डालता हूँ, क्या क्या अजीब पढ़ा था, नर कैसा मादा कैसी, कैसे बढ़ता है शरीर जब बाल आते हैं, मगर वहाँ कहीं नहीं थी पुरुष के भीतर स्त्री की बात, कहीं नहीं था मिलकर घुल जाने का जिक्र। अब दिन दिन अपने अस्तित्व को देखकर अपना शरीर मुझे तुम लगने लगा है। हाँ, मुझे लगा और तुम जानो कि मेरी स्तनों की जगह वैसी ही आकृति, मेरे चेहरे के चारों तरफ वैसा ही कोमल भाग मुझे तुम बनाते हैं। इसीलिए आज के दिन और सिर्फ आज के दिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पढ़ी हुई बायोलॉजी भूलकर मैं 24 घंटे तुम रहना चाहता हूँ। ओह, यह तो कितना सुखद है ना कि प्रेम के दौर के बाद भी जब सारी बातें स्त्री बनकर कही जाए। धन्यवाद। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और जब भी आते हैं तो कुछ नई स्टोरी हम लोग के साथ साझा करते हैं। जैसे आज मुझे नहीं पता था इतनी चीज़ें अमृता प्रीतम के बारे में, कुछ चीज़ें थी, ग्लिम्पसेस थे उनके, मतलब एक पोएटिक जर्नी और उनके जीवन के बारे में, लेकिन इतनी चीज़ें मुझे पता नहीं था। और यही कारवां के मंच की खासियत है कि इस तरह की कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं नए लोगों के जरिए, जो आपके बीच में है, नए नहीं है एक्चुअली, आप ही के बीच में है। और उनके व्यक्तित्व का एक वो पहलू आपके सामने आता है कारवां के मंच पे, छिपा हुआ। अदरवाइज लोग उसको, जैसे भाई साहब कह रहे थे, सक्सेस फेल्योर कैसे ही जज कर रहे हैं। भाई तुम्हारा एग्जाम हो गया क्या, क्लियर हुआ, कट ऑफ कितना था, ये था वो था। तो इन सब के परे भी एक इंसान आप लोगों के अंदर बसता है। और जब इस तरह की प्रस्तुतियां आती हैं, इस तरह की स्टोरी ये साझा करते हैं, तब लगता है कि जीवन कितना व्यापक है। सिर्फ और सिर्फ उन नंबरों के दायरे में रह करके, सिलेबस के दायरे में रह करके जीवन जीना नहीं है। और अच्छा लगता है जब ये सजेशंस भी आते हैं। जैसे इन्होंने एक सजेशन दिया था कि यहाँ से अगर कोई किसी शायर की बात कहता है तो उनका नाम जरूर लिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे लगा था। ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। और अगर याद है, जैसे मुझे भी कई बार कई कवियों का मैं मतलब कवि की लाइनें बोलता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपको याद है तो जरूर उनको क्रेडिट दीजिए, जरूर क्रेडिट दीजिए। ये बहुत अच्छी इन्होंने एक सजेशन दी थी, क्योंकि क्रेडिट देना आज के समय में बहुत अहम है। खासतौर से जो सोशल मीडिया का दौर चल पड़ा है, उसमें पता नहीं हो, जो प्लेजियरिज्म की जो बातें होती हैं, कॉपी करने की बातें होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही होती है किसी की भी। और किसी के प्रॉपर्टी पे अपना हक जताना, जैसे कितना बुरा लगता है जब आपके घर में कोई घुसपैठ कर जाए या आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हमें कद्र करनी चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जिन शायरों ने लिखा है, जिन गज़ल जिन लोगों ने लिखी है, जैसे कविता ये कह रहे थे, उन कवियों को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। चाहे भले ही वो आपके साथ वाला ही कोई 2-4 लाइन लिखा हो, आपके मित्र ने लिखा हो, लेकिन उनको क्रेडिट जरूर दीजिए कि हाँ ये मेरे मित्र ने ये चीज़ लिखी थी। आई थिंक भाई साहब आप तैयार हैं अपनी कविता के साथ? ये अभी मुझसे एक गीत साझा कर रहे थे जो इनके मित्र ने कंपोज की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आइए अभी आप फिलहाल कविता सुनाइए, आइए। थैंक यू। मेरा नाम मोनू है और पोएट्री लिखता हूँ मैं, लिरिक्स भी बनाता हूँ। तो अजय आर्या नाम से लिखता हूँ। यूपीएससी की जर्नी में हम लोग काफ़ी समय से लगे हैं, तो उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता है। तो उसी पे मैंने एक मोटिवेशनल पोएट्री टाइप की कुछ चीज़ें लिखी हैं, 4 लाइनें हैं, पेश करता हूँ। टूटता गया, जुड़ता गया, गिरता गया, संभलता गया, पग पग पे मिले कांटे, फिर भी ना रुका मैं चलता गया। हौसलों में अभी भी है जान बाकी, हौसलों में अभी भी है जान बाकी, जो भी है अधूरे वे सारे अरमान बाकी। कैसे मैं बैठ जाऊं थक हार के, अभी तो है मेरा मुकाम बाकी।
यही थी। थैंक यू। यूपीएससी और प्रेम दोनों कदाचित विरोधाभासी हैं, साथ साथ नहीं चल सकते हैं, तो उस पर भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है। ये स्पिल पोइट्री एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, थोड़ी सी अलग है, इसका टेक्सचर और लहजा थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करता हूँ, उतना व्यस्त नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ उसको सुनाने की। तुम नहीं तुम्हारी यादें बड़ी खूबसूरत है, अब तुम नहीं बस तुम्हारी यादों की मुझे ज़रूरत है। कितने हंसी थे पल पल, हर पल जो पल बीत गए, काश उन पलों में कुछ पल मैं फिर जी पाता। वादों के जो ऊंचे ऊंचे किले तुमने बनाए थे, मुझे ना पता था कि वो इतने जर्जर थे कि वक्त के एक थपेड़े से बिखर जाएंगे और मेरे सपनों की कद्र खुल जाएगी और मेरी भावनाओं में दफन हो जाएगी। ये प्यार एक तरफा तो नहीं था ना, ये प्यार एक तरफा तो नहीं था ना, फिर ये फैसला एक तरफा कैसे हो गया? अभी पिछले ही दिवाली की तो बात है, हमने अपने अपने छतों पे साथ में दिए जलाए थे और रिश्ते की मिठास को चखा था। पटाखों के शोरगुल के बीच में हम एक दूसरे की धड़कनों को महसूस किया था, बस जो एक दूसरे के लिए धड़कता था। आगे भी है, जो बस एक दूसरे की रूहों में मिलकर फना हो जाना चाहती थी। तुम तो मेरी हकीकतों का आईना थे, कितना साफ साफ मैं खुद को तुम में देख सकता था, पर रिश्ते और आईने पर जमी धूल को तुमने कभी साफ करने की जरा भी कोशिश नहीं की। और यही जंग लगे रिश्ते की एक कच्ची डोर टूटती रही और यादों की सारी मोतियां निकलती रही। जिन मोतियों को अपने पवित्र प्रेम की भावनाओं से मैंने सालों साल सींचा था, तुमने कैसे एक झटके में बिखेर दिया। तुम्हें जरा भी फर्क ना पड़ा, तुम्हें जरा भी ना फर्क पड़ा। विश्वास की बुनियाद पर टिके रिश्ते की इतनी मजबूत दीवार ढह गई। ताज्जुब होता है मुझे ये सोच के, ये हमारे प्रेम का अंत तो नहीं हो सकता। ये दर्द है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, जो हम सफ़र आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ मैक्सिमम जो यूथ है, जो भी रिलेशन से यहाँ बनते हैं, एस्पिरेंट मूवी में दिखाया गया कि यहाँ के रिश्ते यही रह जाते हैं। करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, गांधी भी। तो ये कविताएं उन्हीं पहलुओं और चीज़ों को छूने की कोशिश करती है। आगे भी है इसी क्रम में लाइनें। तुम्हें जरा भी फर्क ना पड़ा ना, विश्वास की बुनियाद पर टिकी भरोसे की इतनी मजबूत दीवार ढह गई। ताज्जुब होता है मुझे ये सोच के, ये हमारे प्रेम का अंत तो नहीं हो सकता है। कभी ऐसा भी वक्त था जब तुम्हें एक तरफा प्यार था और फिर मुझे प्यार हुआ तो तुम्हारा प्यार यूं रुसवा हो गया। ये कैसा बेकतल्लुस है, ये कैसी बेमुरव्वत है। फिर आगे इसी में एक छोटी सी पोइट्री है। ना उम्मीदों में उम्मीद जगा के फिर उन्हीं उम्मीदों को तोड़ के बेउम्मीद करके जा रहे हो यूं ही तन्हा छोड़ के। थैंक यू, थैंक यू। तुम ऐसी तो नहीं थे जितना तुम्हें मैंने जाना समझा है। तुम मुझे तकलीफ नहीं दे रही हो, शायद तुम इतना बड़ा त्याग मेरे भलाई के लिए कर रही हो। मेरे आईएएस बनने में तुम खुद को शायद बाधा मानते हो। देखो ना मेरी बदकिस्मती, तुम और तुम्हारे साथ यूपीएससी दोनों की रिलेशनशिप की आखिरी दहलीज पे खड़ा हूँ। अगर तुम्हारा प्यार त्याग इसलिए है कि मैं आईएएस बन सकूँ, तो मेरा यकीन करो मैं बनूंगा, अपनी पूरी ताकत और फोकस धो दूंगा। लेकिन मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद तो मत छीनो, नहीं तो जीवन की हर जंग और लड़ाई जीतने के बाद भी मैं हारा हुआ ही महसूस करूँगा और एक अनंत खालीपन मेरे अंदर रह जाएगा जिसे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं भर सकता। फिर एक इसी में पोइट्री है। भावनाओं में जो चिंगारी है तुमने आग लगाई है, भावनाओं में जो चिंगारी है तुमने आग लगाई है। अब यही तूफा बन जाएंगे, अब यही तूफा मेरा मुझे मुकाम दिलाएंगे। अब तलक बस ढलती सामने देखी है, लेकिन अब यही एक नया सवेरा लाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। आते रहिएगा। आपने पहले यहाँ पे प्रस्तुति दी है क्या? मुझे याद नहीं है, मेरे याद में तो रुकते थे एज एन ऑडियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छी लगती है ये चीज़ मुझे, जब नए लोग हिम्मत करते हैं आइए और खुद श्योर यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगली प्रस्तुति आई थिंक भाई साहब, अगर आप इन्होंने अभी पहली प्रस्तुति दूसरी प्रस्तुति थी इनकी, तभी कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो मैंने कहा था जब कैमरा लग गया आइए आप फिर से कुछ आप साझा करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।
इन्होंने कुछ मोटिवेशनल चीज़ें साझा की थी, उस समय आप लोग थे नहीं। प्लीज दोबारा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं में देखा जाए तो भैया भी काफ़ी युवा हैं और इस तरह के प्रतिभाशाली युवा भारत को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हाथ में ही हमारी बागडोर है। सीधा से ये कहा जाए कि भारत को यदि हम देखा जाए आज की प्राकृतिक परिस्थिति और आज की वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो युवाओं का देश है। मोर देन 50% जो जनसंख्या यहाँ पर है वो युवाओं की है, लेकिन शक्ति को दिशा की जरूरत होती है। एक शक्ति से इलेक्ट्रिसिटी देखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक शक्ति है, दैट इज विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। जब ये एक बल्ब में जाती है तो उस क्षेत्र को रोशन कर देती है, प्रकाश से भर देती है, और यही दूसरी तरफ यदि वो किसी को शॉक सर्किट लग जाता है तो उसकी जान भी ले सकती है। तो दिशा की जरूरत है, युवाओं को आज के समय एक दिशा की जरूरत है। दिशा देने के लिए मार्गदर्शक की जरूरत है, और मार्गदर्शक देखा जाए तो हमारे वेद सबसे अच्छे मार्गदर्शक। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो अलग अलग रिलीजन के भी होंगे, अलग कास्ट के होंगे, या बहुत से लोग वर्ण व्यवस्था से भी ग्रसित होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर से बता देता हूं कि हमारे वेद केवल हिंदूवादी नहीं है, केवल एक धर्म के नहीं है, बल्कि हर प्राणी मात्र के लिए वो ज्ञान की बातें करते हैं। हर प्राणी मात्र के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने की एक ऋषि के लिए, जितने की एक हिंदूवादी के लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई हिंदू हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई मुसलमान हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई सा धर्म चेंज कर लो। सब जरूरी है दुनिया में, रीति रिवाज, धर्म, मान्यताएं सब जरूरी है, पर हमें एक परम सत्य को जानने की जरूरत है, और परम सत्य है कि हम मानव हैं, हम इंसान हैं। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बातें बहुत से लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन आप एक उम्र के बाद इन चीजों को समझोगे कि यार उस अवस्था में जब मैं युवा था, जब मैं भटका हुआ था, मैंने एक बहुत अच्छी सी एक कोट सुना है, और वो हमारे गुरु हैं विकास देवी कीर्ति सर, उन्हीं के मुंह से सुना है मैंने। उनका एक अच्छा सा कोट से कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। हर उम्र के हर पहल पर हमें एक चीज की जरूरत होती है। तो यदि हम मार्गदर्शन अगर हमारा इसी उम्र से हो जाए तो हम माशूका और रुतबा के साथ साथ क्या खुदा को पाने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम हमारी संस्कृति को बचाने के लिए क्या थोड़ी पहल नहीं कर सकते क्या? और इसके लिए किसी ऋषि के पास, किसी योगी के पास, किसी मंदिर के पास जाने की जरूरत है क्या? नॉट बिल्कुल नहीं। ये सब माहौल पैदा करते हैं। हमें जरूरत है हमको खुद को जानने की कि हम क्या है, और उसको जानने के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर हम खुद को जानना चाहेंगे तो एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। और अगर हमारे रूटीन में अगर हम एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो शायद हमें अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, और हम एक उम्र के बाद जब हम डिप्रेशन की स्थिति में जाते हैं, एंजाइटी की स्थिति में जाते हैं, वहां पर हमको इस चीज की बहुत मदद मिलेगी। तो
मेरा यहाँ पर यही पर्पस है हर युवा से कि आप अपनी दिनचर्या के अंदर ध्यान को, मेडिटेशन को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही एक योगा आपको बहुत आगे ले जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कीप कमिंग। अच्छा भाई साहब, आप बोलना चाह रहे चाहिए। तो 7:30 तक आज हम कारवा, 7:30 बजे तक होगा आज का कारवा। अभी हमारे पास लगभग 1 घंटे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, देखिए गर्मी काफ़ी है, लेकिन अब शाम ढल चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि गर्मी उतनी परेशान नहीं करेगी। ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीने से तरबतर देख ही रहे, हमारे पूरी टीम की हालत बहुत वैसी है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, 7:30 बजे तक आज का कारवा चलेगा। अगर आपको प्रस्तुति देनी है तो प्लीज़ आइए और परफॉर्म कीजिए। सर, आपका नाम? माय नेम इज निर्भय। नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। बीच नदी की धारा है, सूझता नहीं कोई किनारा है। बीच नदी की धारा है, सूझता नहीं कोई किनारा है। अलील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और उसे सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए हुए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में डुबकिया गोताखोर लगाता है, सिंधु में डुबकिया गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोशिशें बहुत वैसे पॉपुलर है ना, कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाया करते हैं, है ना। आइए प्रशांत जी, आइए। प्रशांत जी को इंट्रोड्यूस कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप गायकी की बात करिए, पोइट्री की बात करिए। इन्होंने अपने हुनर से काफ़ी बहुत ही कृतार्थ किया है इस मंच को, और हम लोग काफ़ी अभिभूत हो उठते हैं इनके परफॉर्मेंसेस से। तो आइए, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुधांशु जी इन प्यारे शब्दों के लिए। और इससे पहले आज जो मेरी प्रस्तुति रहेगी वो कविताओं की रहेगी। संगीत का दौर आएगा तो मुझे अभी इम्प्रॉम्प्टू शब्द पे बात हो रही थी, तो मे बी समथिंग कम्स इम्प्रॉम्प्टू। तो इससे पहले जो उन्होंने कही बात की यूपीएससी और प्रेम में विरोधाभास है, तो मैं सिर्फ एक लाइन उसमें कहना चाहूँगा कि यूपीएससी और प्रेम में विरोधाभास नहीं है, और प्रेम का कोई एक आयाम नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज से प्रेम कर लीजिए, वो एक सही इसका समाधान होगा। तो आज जो मेरी पहली कविता है, मैंने एक सॉन्ग गाया था कुछ समय पहले कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण पे मेरी एक कविता है। 2-3 कविताएं हैं, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैंने बिहार पर भी कविता लिखी है। और एक कविता है जो थोड़ी अलग कविता है, लीक से हटके कविता है, तो आइए प्रस्तुत करता हूँ। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है कृष्ण। कि प्रणत पालतू लीलाधर है, प्रणत पालतू लीलाधर है, प्रेमालय भक्त वत्सल है। प्रणत पालतू लीलाधर है, प्रेमालय भक्त वत्सल है। करुणा का आगार जगत की व्याकुलता का प्राणस्थल है। करुणा का आगार जगत की व्याकुलता का प्राणस्थल है। आइए कृष्ण की जगह पे चलते हैं, कृष्ण के स्थल पे चढ़ते। वैसे तो पूरी दुनिया कृष्ण की है,
कि वृंदावन के रज में तू, वृंदावन के रज में तू सकल धरा का आलम बन तू, वृंदावन के रज में तू सकल धरा का आलम बन तू, मुरली के शारदा स्वर से, मुरली के शारदा स्वर से मोहित करता सामवेद। तो अब मैं कृष्ण को अपनी ओर थोड़ी उन्मुख कर रहा हूँ कि उन्मुख हो ही चुके हैं, तभी कह रहा हूँ। अपनी कृपा दृष्टि के वर से तुमने कायाकल्प किया है, अपनी कृपा दृष्टि के वर से तुमने कायाकल्प किया है। त्राहि त्राहि कर रहा क्लांत था, त्राहि त्राहि कर रहा क्लांत था, तुमने मुझको अंक लिया है। अंक का अर्थ होता है गोद। तो इस कविता की जो मेरी अंतिम पंक्ति है, जीवन के प्रतिपल में तू है, जीवन के प्रतिपल में तू है, धड़कन प्राण ध्यान में तू है, जीवन के प्रतिपल में तू है, धड़कन प्राण ध्यान में तू है। मेरा मैं अब कहीं नहीं है, मैं जो होता है अहंकार ईगो, वो अब कहीं नहीं है। मेरा मैं अब कहीं नहीं है, तू ही है अब, तू ही तू है। और यही अंतिम पंक्ति भी है कि तू ही है अब, तू ही तू है, तू ही है अब, तू ही तू है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महायोगेश्वर कृष्ण के बाद मैं आता हूँ अपने राज्य पे। बिहार का मैं निवासी हूँ, बिहार का एक जिला है सहरसा, जो कि मिथिलांचल में आता है, और कई लोग यहाँ बिहार से भी होंगे। मैं नव बिहार हूँ, मैंने इसका शीर्षक जो लिखा है, मैं नव बिहार हूँ। तो पंक्ति इस तरह से है कि बौद्ध जैन की स्निग्ध सुधा से, बौद्ध जैन की स्निग्ध सुधा से जनक सुता के उर प्रांगण तक। क्योंकि बिहार जो है बुद्ध, महावीर और माँ सीता, मिथिलांचल आप जानते हैं कि बौद्ध जैन की स्निग्ध सुधा से जनक सुता के उर प्रांगण तक, सोमेश्वर से गिरिव्रज तक अब प्रगति रखी मैं नव बिहार हूँ। सोमेश्वर एक श्रेणी है बिहार में, और गिरिव्रज अर्थात राजगीर। तो सोमेश्वर से गिरिव्रज तक मैं अब प्रगति रखी मैं अब नव बिहार हूँ। अब थोड़ा सा राजनीतिक रूप में वहाँ पर कुछ संकल्प लिए गए थे, जिसे हम लोग 7 निश्चय कहते हैं। तो उसे मैं कह रहा हूँ कि 7 निश्चयों के सुर में अब गूंजित कलरव एक स्वर में, 7 निश्चयों के सुर में अब गूंजित कलरव एक स्वर में, जल जीवन हरियाली पग पर अग्रसरित मैं नव बिहार हूँ। क्योंकि जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय दोनों बिहार की 2 योजनाएं इस तरह से है। और इस कविता की जो मेरी अंतिम पंक्ति, आप सभी जानते हैं कि बिहार, खास करके उत्तरी बिहार, कोसी की विभीषिका है, वहाँ पर बाढ़ आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या हम इस विभीषिका से हार गए? नहीं। तो आप सुनिए कि गंगा गंडक बागमती से, मैं इसको सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ कि गंगा गंडक बागमती से उर्वर भूमि मेखला गर कर, गंगा गंडक बागमती से उर्वर भूमि मेखला गर कर, कोसी के प्लावन नर्तन, कोसी के प्लावन नर्तन को साध चुका मैं नव बिहार हूँ। कोसी के प्लावन नर्तन को साध चुका मैं नव बिहार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मेरी अंतिम प्रस्तुति है, थैंक यू। जो बिहार के लोग होंगे या जो बिहार के नहीं भी होंगे, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, तो वी कैन नो मोर अबाउट एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, राइट। तो आज जो मेरी अंतिम पंक्ति है थोड़ा अलग है, थोड़े मेरे स्वभाव से अलग है, और मैंने अपने स्वभाव को उसमें चुनौती भी दी कि बचपन से वी आर स्कूल, हम सभी लोग स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग की जाती है। तो मैंने कहा, और कबीर के बारे में हम जानते हैं, अकबर के बारे में जानते हैं, ये दोनों अनपढ़ थे। कबीर को बहुत शुद्ध कहा जाता है, और लेकिन आप जानते हैं कि अकबर कितने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। कबीर का दर्शन हम पढ़ते हैं। तो आइए कुछ पंक्तियाँ, इसका शीर्षक कुछ इस तरह से है कि अच्छा होता अनपढ़ होते। राघवेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, राघवेंद्र जी बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं और कहते हैं और गाते भी। तो सभ्य सुशीलता तो दिख ही रही है। अब मैंने पंक्ति ये कह दी है कि अच्छा होता अनपढ़ होते। फक्कड़ अलबेला,
फक्कड़ अलबेला पागलबन हम भी इधर उधर बह लेते, अच्छा होता अनपढ़ होते। फक्कड़ अलबेला पागलबन हम भी इधर उधर बह लेते, अच्छा होता अनपढ़ होते। जब हम पढ़ लिख लेते तो हमारी भाषा भी बड़ी सुसज्जित हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुगढ़ सुसभ्य सुशील सुसज्जित, सुगढ़ सुसभ्य सुशील सुसज्जित भाषा को आहुति दे देकर, सुगढ़ सुसभ्य सुशील सुसज्जित भाषा को आहुति दे देकर हम भी कदम कदम पर टेढ़े उल्टे लफ्ज उगलते होते, अच्छा होता अनपढ़ होते। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है कि जब हम पढ़ते हैं किसी भी, मैं पढ़ाई को आप इस तरह से लीजिएगा कि किसी भी अध्ययन को मैं प्रश्न नहीं कर रहा, वो एक अलग पक्ष है, एक अलग दृष्टिकोण है कि क्या। और जिद्दू कृष्णमूर्ति का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, थियोसॉफिस्ट रहे हैं। उन्होंने मौलिकता पे बड़ा जोर दिया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति साहब ने, आप लोग सुनिएगा पढ़िएगा कि आपने जो भी पढ़ा जो भी देखा उससे अलग हटकेगा। अगर आप किसी चीज को देख पाते हैं तो वो बहुत बड़ी मौलिकता है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। तो अंतिम पंक्ति ये है कि सबकी दृष्टि ओढ़कर हमने, सबकी दृष्टि ओढ़कर हमने जीवन को बस वैसा पाया, जैसा कोई किसी ने कह दिया जीवन को हम वैसे ही देखने लग गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबकी दृष्टि ओढ़कर हमने जीवन को बस वैसा पाया। तो इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। शिशु की जो आंखें होती है बड़ी प्रश्नाकुल होती है, मौलिक आंखें होती है। वो जो प्रश्न करते हैं उनका मौलिक प्रश्न होता है, जो देखते हैं उस पर ही प्रश्न करते हैं। तो मैं वैसा शिशु बन जाना चाहता हूँ कि प्रश्नाकुल शिशु की आंखों से, प्रश्नाकुल शिशु की आंखों से अपनी दुनिया गढ़ते होते, प्रश्नाकुल शिशु की आंखों से अपनी दुनिया गढ़ते होते, अच्छा होता अनपढ़ होते, अच्छा होता अनपढ़ होते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कमाल की प्रस्तुतियाँ प्रशांत जी, और मुझे लगता है कि आपके गाने का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। तो अगर आपकी मर्जी हो तो आप जब भी, हाँ मतलब आप जब भी आपकी इच्छा हो, आई थिंक वी हैव टाइम, 7:30 बजे तक आज का कारवा होगा। तो नेक्स्ट परफॉर्मर राघवेंद्र, अगर आप कुछ बताना सुनाना चाहते हैं। हाँ कुछ, तो 7:30 बजे तक आज हम कारवा चलाएंगे अपना। आज प्रस्तुति हमारी 7:30 बजे तक होगी। अगर आप में से कोई भी परफॉर्म करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम ये चाहते हैं कि रिपीट परफॉर्मेंसेस का दौर जो एक बार कम से कम जो नए परफॉर्मर होते हैं वो कर ले, तो हम उसके बाद रिपीट परफॉर्मेंसेस का दौर चलाएं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इस मंच की अहमियत को समझिए। और कई लोगों ने समझा है, उज्ज्वल है, प्रशांत जी है, राघवेंद्र है, ये लगातार आ रहे हैं। और मैं बड़ा ऑब्लाइज्ड मतलब फील करता हूँ जब ये लोग आते हैं, क्योंकि इनकी प्रस्तुतियों में गंभीरता होती है, मर्म होता है। इनकी प्रस्तुतियाँ सुन करके ऐसा नहीं लगता कि आए और कह के निकल गए। हम हमेशा वेलकम करते हैं हर तरह की प्रस्तुतियों को, लेकिन एक झलक दिख जाती है चीज़ों में, जो बात करने के अंदाज में प्रस्तुतियों को जब ये अपने सामने लाते हैं तो लगता है कि इन्होंने सोचा, इस चीज़ पे काम किया कि सप्ताह के अंत में एक मंच यहाँ पे सजता है जहाँ मैं अपनी बातों को साझा कर सकता हूँ और उससे कई लोग लाभान्वित होंगे। और ऑफ कोर्स होते हैं, मैं हुआ हूँ और कई लोग हुए हैं यहाँ पे। भले ही मैं इस चीज को बड़े वोकल तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जय कृष्णमूर्ति की बात कह रहे थे प्रशांत जी, हमारे बीच में पता नहीं कितने लेखकों के बीच हम लोग के बीच में ऐसी बातें हुई होंगी। हरमन हेस से लेकर के जय कृष्णमूर्ति से लेकर के फ्रिज के पता नहीं कितने मतलब ऑथर्स की बातें हुई होंगी। और द रीजन वाज कारवा के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए, कारवा से जुड़े हुए हम लोग फिर बातें कर रहे थे। तो फिर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरे के बाद चौथी, ऐसी कन्वर्सेशन निकल पड़ी। आज इन्होंने जैसे साझा करी ये कविता हमारे साथ, जो आपने ये जो अमृता प्रीतम के बारे में जो चीज़ें बताई थी, और मुझे जहाँ तक पता चला, वैसे मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कारवा के मंच से पूछे थे, तो मुझे वैसा पता लगा। तो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग की, और आई एम नॉट मतलब एग्जैजरेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कारवा,
बट द थिंग इज, अगर आप लेना चाहे तो मैंने जैसे भिखारी ठाकुर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब यहाँ पे एक व्यक्ति ने, एक प्रस्तुतकर्ता ने यहाँ पे आकर के अपनी परफॉर्मेंस में भिखारी ठाकुर की प्रस्तुति दी। आज मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, हाफ पैंट में आया था लड़का, हवाई चप्पल में आया था, और भिखारी ठाकुर की कविता को इतने भाव से उसने पेश किया था यहाँ पे। फिर मैंने जाकर के भिखारी ठाकुर के बारे में चीजें पढ़ी, उनके बारे में जानना शुरू किया, और कितने प्रोग्रेसिव आदमी थे भिखारी ठाकुर। आज फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनके टक्कर का फेमिनिस्ट उस जमाने में, जो खुद लौंडा नाच खुद उन्होंने, मतलब उसकी एक कह दीजिए कि उसको प्रतिष्ठित करने वालों में से एक, क्योंकि फीमेल्स को अलाउ नहीं होता था स्टेज पे उस समय डांस करना, तो खुद लड़की बन करके लड़कियों के मुद्दे को उठाया। ऐसे क्रांतिकारी थे वो। और जैसा वो कह रहे थे कि अनपढ़ और पढ़े लिखों की बात है, वो इलिटरेट थे, कहने को साक्षर नहीं थे, मारा गया, पीटा गया। तो मुझे भिखारी ठाकुर के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला इस मंच की वजह से। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि नहीं सोचिए बस कि ये मंच जो है बस मनोरंजन का मंच है, हम आए 1-2 घंटे अपना मनोरंजन करके चले जाएं। इस मंच का विज़न थोड़ा ब्रॉड है, और मैं चाहता हूँ कि उस डेप्थ को समझा जाए, उस डेप्थ को समझा जाए। और मुझे लगता है कि मायोपिक व्यू जो कहते हैं हम लोग कि बहुत छोटी जो दृष्टि होती है देखने की, उस दृष्टि से आप लोग पार पाए, और थोड़ा वैसे जो दूरदर्शिता है उसको ध्यान में रखते हुए कारवां के मंच को अंगीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार किया है लोगों ने, स्वीकार किया है लोगों ने, लेकिन फिर भी जब हम पसीने से तरबतर होकर के, या फिर बीएचसी की पूरी टीम यहाँ मेहनत करती है और आधा घंटा हमें इस चीज़ में लग जाता है कि प्लीज़ आइए आप परफॉर्म करिए, प्लीज़ आप परफॉर्म करिए, तब कहीं ना कहीं अंदर एक टीस उठती है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद अभी भी लोग उतना नहीं समझ पा रहे। एंड आई मीन इट, आप समझेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उस समय देर हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी हमारे पास आधा पौने घंटा और है। हाँ, तो और कोई परफॉर्म करना चाहते हैं? नहीं है उत्तर तो जवाब दे, जिंदगी ये क्या तमाशा है, कहीं आशा है, कहीं घनघोर निराशा है। क्यों तुझे दिखता नहीं जब कोई भूखे मर रहा है, क्यों तुझे दिखता नहीं जब कोई भूखे मर रहा है, क्यों तुझे दिखता नहीं जब कोई भूखे मर रहा है, क्यों खड़ा सिग्नल पे बच्चा हाथ में कटोरा लिए, क्यों खड़ा सिग्नल पे बच्चा हाथ में कटोरा लिए, क्यों पड़ा चौराहे पे बेबस अर्धनग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में, क्यों नैतिकता का पतन हो रहा, प्रश्न यह झकझोर रहा है उत्तर तो जवाब दे जिंदगी ये क्या तमाशा है, कहीं आशा है, कहीं घनघोर निराशा है। क्यों मंदिर मस्जिद के चक्कर में हो रहा खूब तमाशा है, जिंदगी ये क्या तमाशा है, जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू। सज है हम, तुम भूल चुके हो सत्य सनातन के ध्वजवाहक है हम, तुम भूल चुके हो प्रेम समर्पण निष्ठा और त्याग को, तुम भूल चुके हो प्रेम समर्पण निष्ठा और त्याग को, तुम भूल चुके हो जीवन के मूलभूत अनुराग को। लोभ द्वेष माया मद में खुद को है इतना घेर लिया, दिग्भ्रमित हो अपनी नैया को विपरीत दिशा में मोड़ लिया। लोभ द्वेष माया मद में खुद को है इतना घेर लिया, दिग्भ्रमित हो अपनी नैया को विपरीत दिशा में मोड़ लिया, और जीवन को इस पतित मोड़ पर लाकर खुद ही खड़ा किया। कोई नहीं
कोई नहीं गर फिर हमने पहचान लिया अंतर मन को, गर काम किया खुद पे हमने और जान लिया सुंदर मन को। कोई नहीं गर फिर हमने पहचान लिया अंतर मन को, गर काम किया खुद पे हमने और जान लिया सुंदर मन को। कसम हिंद की खाकर कहता हूँ परचम लहराएंगे, ओ कसम हिंद की खाकर कहता हूँ परचम लहराएंगे। पर्वत से खड़ी कराल चुनौती को भी ना मिट जाएंगे। अब जागो, अब जागो, अब जागो, 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 अब जागो। जय हिंद, जय हिंद, जवान। थैंक यू एवरीवन। वाह, जगाने वाले सुर में राघवेंद्र ने जागो जागो कहा, बहुत बढ़िया राघवेंद्र, शाबाश शाबाश, भाव था। आइए आइए आइए, क्या नाम है आपका? आइए आइए, पहली बार परफॉर्म करेंगे ना? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अलविना एंड मैं आप लोगों के सामने अभी एक सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा इधर, मतलब कॉलेज में तो गा लेती हूँ बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम। यारा तेरे सदके इश्क सीखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सीखा मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सीखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सीखा लग गया गले ले सा मेरे, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन चढ़े, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही एवरी टाइम एवरी मिनट ऑफ द डे, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही दिल की तखती पल लिखती इसका जब क्या जाने दिल को मेरे किसका किसका लगे यार गले ले सार मेरे, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही दिन ढले तुम्ही दिन चढ़े, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे चाहूँ मैं या ना, इतना बता दे मुझको चाहत में अब भी तुझको यूं तो नहीं एतबार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूँ मैं या ना, तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हो, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं न देखूं ख्वाब हो जिनमें न तू मिले, ले खोले आसमां है, चाहत है प्रीत है, इतना ना जितना मुझको जितना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, मुझको हुआ तुझसे प्यार, तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूँ मैं या ना। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सदैव सुरों में गाया आपने। ये गिटार के गाने हैं, है ना? आप कभी, अभी हमारा गिटारिस्ट है नहीं, वो घर चला गया, कभी ना आप, क्या नाम बताया आपने?
एलूना, आप आते रहिएगा, है ना। अगर गांधी विहार में रहते हैं तो गिटार पे ये सब गाने करिए, बहुत जमेगा, बहुत अच्छा गाया आपने। थोड़ी गिटार के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत बहुत छजेगा आप पे। तो आई थिंक नेक्स्ट आइए बेगाना जी। बेगाना जी हास्य कविता के लिए जाने जाते हैं गांधी विहार में, और इनके साथ कभी किसी ने कुछ खाया पिया था और फिर बिल इनके नाम कर दिया था, और तब से इन्होंने अपना नाम बेगाना रख लिया। तो बेगाना जी का आप नया एक नई कविता सुनिए। अच्छा, इनकी कविताओं को ना हास्य कविता की तरह लीजिएगा, ठीक है ना। ये बड़े ही मतलब वैसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ मतलब वो बस मजाकिया अंदाज है इनका, है ना। तो ऐसा कहीं नहीं है, सब इस मंच की गरिमा समझते हैं, ये लोग बड़े सीनियर लोग हैं और अच्छे से जानते हैं कि मंच पे क्या कहा जाए। तो कविता को हास्य कविता की तरह लीजिएगा। इनका भाव बस आप लोग को गुदगुदाना है और किसी के प्रति कोई वो वैसा दूसरा भाव नहीं। आप सभी को प्रणाम करते हुए पूरी कारवा टीम को प्रणाम करते हुए चंद गीत की चंद लाइनें, क्योंकि और भी पढ़ने वाले हैं तो समय ज़्यादा नहीं है। ये 2 दिन पहले की रचना है, लिखा था तो सर बोले नहीं ये तो गड़बड़ है और कभी लिख दो, तो मैं चलो कोई बात नहीं, परिवर्तन कर लेते। बल खा के चलते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बल खा के चलते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। हिरनी की जैसी आँख तेरी, हिरनी की जैसी आँख तेरी, उसको बड़ी परवाह मेरी। हिरनी के जैसी आँख तेरी, उसको बड़ी परवाह मेरी। गौरैया से फुदकती हो, गौरैया से फुदकती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। गौरैया से फुदकती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। बल खा के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। बहकी बहकी तेरी चाल प्रिय, बहकी बहकी तेरी चाल प्रिय, उस पर ये गुलाबी गाल प्रिय। बहकी बहकी तेरी चाल प्रिय, उस पर ये गुलाबी गाल प्रिय। जैसे हवा में उड़ती हो, जैसे हवा में उड़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। जैसे हवा में उड़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। बल खा के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। जब श्रृंगार करके निकलती हैं, ओठों की लाली क्या कहना, ओठों की लाली क्या कहना, कानों की बाली क्या कहना। इतनी गर्मी है तो मुख तो जरूर ढकेंगी। ओठों की लाली क्या कहना, कानों की बाली क्या कहना। मुख ढक के चलती हो, मुख ढक के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। मुख ढक के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। बल खा के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो। जब दोस्तों से मिल जाती है तो जब अंतिम पड़ाव होता तो अंतिम लाइन है, जब बिछड़ने लगते अपने अपने घर जाने लगते हैं तो कहते हैं कि कोई हाय कहे कोई बाय कहे, कोई हाय कहे कोई बाय कहे, नजरों से कोई मुस्काए कहे। कोई हाय कहे कोई बाय कहे, नजरों से कोई मुस्काए कहे। बेगानों पे मरती हो,
बेगानों पे मरती हो, बेगाना से डरती हो, बेगानों पे मरती हो, बेगाना से डरती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, बल खा के चलती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, बल खा के। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और हमारा यूट्यूब चैनल 549 तक बढ़ गया है, सॉरी 849। अब देखते आगे क्या होगा। तो बेगाना इंटरटेनमेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। और बेगाना जी के यूट्यूब चैनल की खासियत ये है कि सिर्फ कारवा की वीडियो डाली है लगभग इन्होंने, और उसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और इनको आमंत्रण भी आ चुका है कई जगह से परफॉर्म करने का। मिठाई बाकी है बेगाना जी, हमारे लिए नहीं, पूरी ऑडियंस के लिए। वाह क्या बात है। अच्छा हाँ कुछ हाँ तो वो सब यही है जिनके नाम बिल भी हुआ है, समझ रहे हैं। अच्छा हिमांशु कहाँ है? हिमांशु आइए। हिमांशु अभय आ जाइए। ये परफॉर्मेंस लाइनअप है। हिमांशु, उसके बाद अभय, और अगर प्रियंका आई हुई है, गुड्डू आया हुआ है कहीं तो प्लीज वो भी मेरी आवाज, क्योंकि 7:30 बजे तक हम कारवा चलाएंगे। आइए हिमांशु, बहुत अच्छा गा रहे हैं हिमांशु। आपके साथ आज कौन सा गाना गाएंगे? मैं जो भी लोग गिटार पे गाते हैं ना, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम आप स्केल जरूर जानिए कि इस एक्चुअल गाने की स्केल क्या है। जैसे एक हमारा हिमांशु गिटारिस्ट, मतलब वो आता है यहाँ पे, और भी गिटारिस्ट हैं गांधी बिहार में, या तो फिर आप लेकर के है ना, कोशिश करिए अपने साथ किसी को कोलैबोरेट कराइए साथ में। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ, जितना मुझे थोड़ा बहुत अगर मिल पाता है कोई स्केल नोट वगैरह, तो मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है ना। और जैसा आपने भी जो अभी मैडम आके गया, वो उन्होंने गाया था, तो उनके गाने भी गिटार पे अच्छे जा रहे हैं। एक अलग कलर आता है, तो आई रिक्वेस्ट कि स्केल कम से कम आप जरूर देख लीजिए, गूगल पे टाइप करिए एक्चुअल स्केल ऑफ दिस सॉन्ग। आपको जैसा भी वो दिखा रहा है बस नोट करके ले आइए, बाकी हम संभालने की कोशिश करेंगे। बैठे मेरे सारे पर सर रखे तू, मैं नींद करूं तो सो जाए, मैं ना लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो बैठे मेरे सारे पर सर रखे तू, मैं नींद करूं तो सो जाए। चल आई ऐसी नज़्म कहूं, जो लफ्ज़ कहूं वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं तू हो जाए। बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का बे काटूं, तुझे चैन जरा सा जाए, कभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर सीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए।
कश्मीर का एक लड़का है, उसने इश्क साज एक साज है इश्क नाम से इसके बाद अब है राइट, अब है आप सुना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रियंका, ठीक है ना। और जो परफॉर्म अगर करना चाहते हैं तो प्लीज है हमारे पास 15 मिनट का समय, राइट। अगर नहीं, अगर कोई नया परफॉर्मर आएगा तो फिर हम रिपीट परफॉर्मेंसेस लेंगे। मतलब कहने का मतलब जो एक बार परफॉर्म कर चुके दूसरी बार परफॉर्म कर सके। एक भोजपुरी सॉन्ग है रुपवा सलोना करके, वो सुनाता हूँ आप लोगों को। रुपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तोर, अखिया के राहे तस्वीर तोर, दिल में उतारत रही। रुपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही हो, मन करे निहारत रही। कौनो सुगराई तोहर रुपवा के बाद बा, धरती पे उतरल जैसे पूनम के चांद बा। कौनो सुगराई तोहर रुपवा के बाद बा, धरती पे उतरल जैसे पूनम के चांद बा। आचर बदरिया बन के संवरिया, आचर बदरिया बन के संवरिया, हम गारत रही। रुपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, मन करे निहारत रही। जियरा के आरजू नजर के सलाम बा, बैठा हमरा सामने उमरिया गुलाम बा। जियरा के आरजू नजर के सलाम बा, बैठा हमरा सामने उमरिया गुलाम बा। हथवा तोहार अपना हथवा में लेके, हथवा तोहार अपना हथवा में लेके, जिंदगी गुजारत रही। रुपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, मन करे निहारत रही। तो कौन आ रहा है? थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। दोनों गाने आपके अच्छे थे। ब्लूटूथ अनुराग एक बार जरा देखिएगा। अच्छा, ये जो भोजपुरी गाना था, एक कोई पंजाबी गाने से उसकी मैच कर रही थी। रब कर मर कौन आ रहा है? आइए। अभय का गाना आप लोगों ने सुना होगा, और अभय उस दौर से कारवा के साथ है जब से ये स्पीकर नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा ऐप लाता था मैं अपने घर से, और पहली प्रस्तुति आप पुराने YouTube चैनल पे जाके देखिएगा, BHC इंडिया के YouTube चैनल पे। एक तरफ से इनका माइक था, एक तरफ से मोबाइल था, और ऐसे करके गा रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो काफी दिनों से बने हुए, लगभग अब कारवा को 1 साल होने को आएगा। देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे कारवा के 1 साल की सेलिब्रेशन की खुशी में, है ना? कुछ सोचेंगे। थैंक यू।
मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि खैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझको मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। हेलो सभी को गुड इवनिंग। मैं लास्ट परफॉर्मर हूँ। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। सब लोग इतने शांत क्यों खड़े हैं, उदास हो गए? यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग भी गाते रहिए साथ में। चलिए साथ में गाते हैं। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जगी पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम।
कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हम कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आगे की लाइन बहुत ही खूबसूरत है। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत अच्छा सिलेक्शन भी था गाने का, बहुत ही सुकून देने वाला गाना। आइए भाई साहब, आप आइए। शायरी है, सुनिएगा। दिल जाहिलों की बस्ती जैसा है, दिल जाहिलों की बस्ती जैसा है, करता सब है समझता कुछ भी नहीं। दिल जाहिलों की बस्ती जैसा है, करता सब है समझता कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है मंजिल उसके आगे, कुछ भी नहीं है मंजिल उसके आगे, उसके आगे रास्ता कुछ भी नहीं, उसके आगे रास्ता कुछ भी नहीं। ठहर गया हूँ मैं, ठहर गया हूँ मैं जिसे देखकर, ठहर गया हूँ मैं जिसे देखकर, उसकी आंखों में ठहरता कुछ भी नहीं। ठहर गया हूँ मैं जिसे देखकर, ठहर गया हूँ मैं जिसे देखकर, उसकी आंखों में ठहरता कुछ भी नहीं। मेरी बातों में उसके अलावा कुछ भी नहीं, मेरी बातों में उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसकी बातों में मैं रहता कुछ भी नहीं। दूसरी शायरी। दिल से निकलते हुए देख लो, दिल से निकलते हुए देख लो, एक दफा मुड़ के पीछे मुझे देख लो। दिल से निकलते हुए देख लो, एक दफा मुड़ के पीछे मुझे देख लो। ये चेहरा तुम्हें जो पसंद था बहुत, ये चेहरा तुम्हें जो पसंद था बहुत, हटाओ कफन तुम पुनः देख लो। ये चेहरा तुम्हें जो पसंद था बहुत, हटाओ कफन तुम पुनः देख लो। अच्छा हुआ मजनू को लैला न मिली, अच्छा हुआ मजनू को लैला न मिली, मिल गई थी जिन्हें तुम उन्हें देख लो। मिल गई थी जिन्हें तुम उन्हें देख लो। कहते हो तुम बदलते नहीं, कहते हो तुम बदलते नहीं, ये लो आईना तुम खुद ही देख लो। और एक शायरी जो मैंने क्लास में मतलब देखते हुए उसको लिख दी थी। तुम्हारी आंखों में देखना अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखों में देखना अच्छा लगता है, और देखकर मुस्कुराना भी अच्छा लगता है। तुम्हारी आंखों में देखना अच्छा लगता है, और देखकर मुस्कुराना भी अच्छा लगता है। कभी आंखों से आंखें हटे तो बताएं तुमको, कभी आंखों से आंखें हटे तो बताएं तुमको, कि दिल के रास्ते आना भी अच्छा लगता है, कि दिल के रास्ते आना भी अच्छा लगता है। तुम्हारा यूं शर्माना अच्छा लगता है, शर्मा के पल के झुकाना अच्छा लगता है। तुम्हारा यूं शर्माना अच्छा लगता है, शर्मा के पल के झुकाना अच्छा लगता है। तुम साथ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं, तुम्हारे साथ जमाना अच्छा लगता है। और ये लास्ट शायरी खत्म करता हूँ।
सभी लोग रिलेट करेंगे। मैंने पहले जब भी सुनाया सबने रिलेट किया। कहाँ की मोहब्बत किसका प्यार था, कहाँ की मोहब्बत किसका प्यार था, निभाया उसी ने जिसका पहली बार था। थैंक यू सो मच। अच्छा एक मिनट, आप एक और परफॉर्मर आइए, उसके बाद आपकी प्रस्तुति के बाद आज का कारवा रैप अप करेंगे, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेल दिस इज द मिश्रा। वॉइस आ रही है अभी आपको? ओके। सो जिंदगी क्या है? एक सफर है, और ये सफर जो है वो चलता रहता है। हम सभी दिल्ली में हैं और हम मेट्रो से सफर करते ही हैं। तो इसी पे मैंने एक स्टोरी टेलिंग टाइप की लिखी थी एक बार, मेट्रो और ख्वाब, कि हमारे मेट्रो और ख्वाब इनके बीच का जो फासला है वो खत्म हो जाता है जब हम मेट्रो में होते हैं, चुपचाप जब गाने सुन रहे होते हैं ईयरफोन लगा के, और अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी ख्वाबों की दुनिया में। तो मैंने ऐसे लिखा था कि ये प्यार महज प्यार है, इसमें इकरार भी नहीं है, उम्मीदों का इसमें तकरार भी नहीं, सपनों की इसमें बहार भी नहीं, यादों का उसमें खुमार भी नहीं। मैं अक्सर मेट्रो में बैठे यही सोचता हूँ कि काश नेक्स्ट पैसेंजर वही जो ख्वाबों में हमेशा से है पर सामने कभी दिखी ही नहीं। बहुत कोशिश की मैंने उसे ढूंढने की, हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी, पर ये ख्वाब हमेशा ही मुझे अपने में समेट लेते। जीटीवी नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 येलो लाइन, मेट्रो में ख्वाब मुझे पता है सभी देखते हैं, पर मेरा ख्वाब थोड़ा सा है। मैं आज भी मेट्रो के गेट नंबर 3 के पास खड़े होकर यूं आसपास के लोगों को निहारने लगता हूँ, इस उम्मीद में कि कहीं वो दिख जाए तो बस बात बन जाए। पर हर बार इस बेरहम जिंदगी की तरह मेरा ख्वाब और मेरे सपने मेट्रो इसे कुचलती हुई अपनी फुल स्पीड से मेरे सामने से गुजर जाती है, और मैं ना चाहते हुए भी उसमें चला जाता हूँ। शायद इसे भी पता है कि कुछ सपने टूटने के लिए बनते हैं, कुछ ख्वाब अपने नहीं होते, अपने लगते हुए। चेहरे पे खुशी, हेडफोन्स में बजते कुछ गानों से ये सफ़र आखिरकार कट ही जाता है, और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाता हूँ जहाँ मैं वो पढ़ाता हूँ जो मुझे पसंद है। वेल, आई एम हिंदी टीचर, ऑब्वियसली यंगेस्ट हिंदी टीचर। खैर, मेट्रो और मेरे दिल और दिमाग के द्वंद्व से बने मेरी लाइफ के हसीन से सपने अक्सर मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं। खैर, अब इन सपनों से उठने का वक्त आ गया, क्योंकि वास्तविकता का सामना भी तो करना है। पर उम्मीद है वो एक दिन जरूर मिलेगी, उसका नाम पता काश कि मुझे पता होता। मैं इन बेरहम ख्वाबों से सवाल करता हूँ पर ये कुछ भी नहीं बताते। शायद इन्हें भी इन सपनों में ही मजा आता है, और मैं अंत तक अकेला ही रह जाता हूँ उसके इंतजार में। धन्यवाद। थैंक यू। एक छोटा सा शायर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर तरफ खामोशी का साया है, हर तरफ खामोशी का साया है, जिसे देखो वहीं पर आया है, गिर गया मोहब्बत का चोट खाकर, लोग कहते हैं पी कर आया है। थैंक यू। ये भाई साहब कह रहे थे कभी इनकी धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि ये स्टेज पे कम बोलते हैं, तो इसी सब चीजों के लिए स्टेज है। आइए भाई साहब। अच्छा, अनुराग आप हैं क्या इधर? विकास वो अनुराग एक बस लास्ट उनका कनेक्ट कर दीजिए। आप आज के कारवा की आखिरी प्रस्तुति होगी। इन्होंने सबसे पहले आ जाके परफॉर्म किया था, उस समय कोई भी ऑडियंस नहीं थी, और हमने इस चीज को लेकर के काफी इनको अप्रिशिएट किया था कि इन्होंने देखा कि मंच खाली है। आपका कनेक्ट हुआ क्या? देख लीजिए, आप अपना कराओके निकाल लीजिए। और इन्होंने जो गाना चूज किया था मुझे काफी पसंद आया था। तो आज की कारवा की आखिरी प्रस्तुति, उसके बाद आज का कारवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्या बात है, अब टाइम आगे खींचा जा सकता है लेकिन आज मैं नहीं खींची। देखें हालत आज क्या हो रही है।
तीर्थों से अपनी बात द्वारा है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू सो मच। तो ये आज के कारवा की आखिरी प्रस्तुति थी। देखिए कारवा का जो एक्चुअल टाइम है वो 4:30 से 6:30 है। आज बारिश की वजह से आप लोगों को पता होगा 3 बजे कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई थी। किताबों का लगाना मुश्किल होता हमारे लिए, और किताबें भीग जाए तो वो नुकसान जो होगा उसकी भरपाई कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने मौसम का रुख देखते हुए कारवा का टाइम भी आज एक्सटेंड किया था और लाइब्रेरी का टाइम भी एक्सटेंड किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा मौसम भी हम पे मेहरबान होगा, और गर्मी जैसा आज ह्यूमिडिटी की वजह से देख रहे कि हालत सबकी बहुत ही अजीब सी हालत हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि मौसम थोड़ा सा सही होगा और 4:30 से 6:30 हम लोग